हेलो एवरीवन, जैसा आप सबको मालूम है कि CUET PG के फॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स CUET PG में अपीयर होंगे। कुछ तो वो भी अपीयर होंगे जो अपना स्ट्रीम बदल रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग से सोशल साइंसेस में या किसी और स्ट्रीम से सोशल साइंसेस में। तो उन्हें प्रिपरेशन CUET एंट्रेंस प्रिपरेशन में डिफ़िकल्टी आती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना मेहनत करना होगा तो मेरा सिलेक्शन जा करके होगा। वैसे तो CUET का एक ही साल हुआ है, लास्ट ईयर पहली बार कंडक्ट किया गया था, लेकिन JNU और कुछ और यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स कई साल से ले रहा है। साथ में नेट JRF की बात करूँगा मैं, जो हर साल 2 साइकिल में होता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइकिल्स डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन जनरली वो साल में 2 बार लिया जाता है और वहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिलता है, साथ साथ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी बनती है। तो इन दोनों एग्ज़ाम में एक सिमिलैरिटी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, लेवल थोड़ा सा नेट JRF का डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट सिमिलर ही आता है कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें। मैं एज ए टीचर पिछले कई सालों से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स जैसे JNU कंडक्ट कराती थी, CUET तो 1 साल से ही हो रहा है और नेट JRF की मैं तैयारी करा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नेट JRF में हुआ है। JNU में तो रैंक 1 भी आया है मेरे स्टूडेंट का, BHU में रैंक 2 और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस और मेरे स्टूडेंट से बातचीत के थ्रू मैं एक स्कीमा बनाया हूँ, जिसको मैं 15 पॉइंट और 15 स्टेप्स प्रोग्राम कह रहा हूँ, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, चाहे वो CUET PG हो या नेट JRF हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 15 स्टेप्स फॉर CUET JRF दैट विल गिव यू श्योर सक्सेस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, चाहे वो CUET PG हो या नेट JRF हो, आप सिलेबस को देख लीजिए। सिलेबस को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप साइन पोस्टेड रह सकें। सिलेबस आपके आउटर सरकमफेरेंस को डिसाइड करेगा। आपको जो स्टडी करनी है वो इस सिलेबस की बाउंड्री के अंडर ही करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी वार्निंग है, कभी कभी एग्ज़ाम में वो सिलेबस से बाहर का भी पूछ देते हैं, ओकेजनली 1 और 2 क्वेश्चन। मैं इसको कहता हूँ कि जो पेपर सेट करते हैं वो जादूगर हैं, और कभी कभी दे पुल रैबिट आउट ऑफ देयर हैट। वो अपने टोपी के बाहर से, जो कि यहाँ है सिलेबस के अंदर नहीं, यहाँ से रैबिट निकाल लेते हैं, और वो रैबिट थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्ट होता है। लेकिन पूरे वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि वो जो सिलेबस से बाहर ओकेजनली 1 और 2% क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे टैकल करना है। तो सिलेबस आपके पास है तो ठीक है, उसको फिर से स्टडी करें, नहीं है तो डाउनलोड करें और उसकी स्टडी करें। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और PYQs। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको एक बेसिक आइडिया मिलता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे डू आस्क इन एग्जामिनेशंस। तो आप उसी के अराउंड अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। CUET PG का तो 1 साल नहीं हुआ है, तो आपको 1 ही साल के क्वेश्चन मिल सकते हैं। लेकिन सिमिलर लेवल के एग्ज़ाम या थोड़े से हायर लेवल के एग्ज़ाम लाइक JRF के क्वेश्चन पेपर, वो कई सालों के अवेलेबल हैं। आप उसको स्टडी करें और साइन पोस्टेड रहें, सिलेबस को देखें, PYQs को देखें, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। मैं भी PYQ की एक सीरीज़ YouTube पे करवाऊँगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, तो वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरे स्ट्रीम से सोशियोलॉजी में आते हैं, या जो सोशियोलॉजी के हैं वो भी 11, 12 या BA में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दे पाते। और कई बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े ही सिमिलर होते हैं, जैसे एक्लचरेशन, इनकल्चरेशन, इनका डिफरेंस बड़ा सटल सा होता है। नॉर्म्स, वैल्यूज, मोर्स, culture, civilization, these are relatively similar terminology like culture and civilization। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेसिक के। बेसिक्स में प्रॉब्लम ये आती है
कि आप अगर वो बेसिक से पूछते हैं तो आप अटेम्प्ट तो करेंगे क्योंकि आपको लग रहा है क्वेश्चन आपने देखा है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं और वहाँ पे आप 0 मार्क्स ले आते हैं। अगर नेगेटिव नहीं है तो, अगर नेगेटिव होगा तो वो तो और भी बुरा होगा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट, मैं NCERT को मानता हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे सर NCERT तो 11-12 की आती है, मैं BA सोशियोलॉजी से हूँ, मैं क्यों NCERT पढ़ूँ? तो दोस्त, आई वुड से हियर वन थिंग दैट NCERT ना तो नेसेसरी है ना ही सफिशिएंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो नॉन सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड से CUET PG का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उनको NCERT बहुत ही बेनिफिट देगा। बेसिकली NCERT में वो एक्वाइंट हो जाएंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी से, और कोर्स का कंटेंट क्या होगा आने वाले टाइम पे उससे भी वो अवेयर हो जाएंगे। इसके अलावा अगर वो कंफ्यूज है कि अरे मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ या कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, बट मैं अब किसी अदर सोशल साइंस में जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो आप NCERT पढ़ें। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, तो आप सोशियोलॉजी का NCERT पढ़ें और देखें कि क्या जो कंटेंट है वो आपको अट्रैक्ट कर पा रहा है, आपका इंटरेस्ट आ रहा है। अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो सोशियोलॉजी इज ए राइट सब्जेक्ट फॉर यू, राइट? तो ये सारे NCERT से समझना है और करना है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, राइट? ये बेनिफिट ऑफ सोशियोलॉजी मैंने आपको बता दिया। कुछ और भी बेनिफिट है सोशियोलॉजी के कि सिविल सर्विसेज में इट्स ए वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में थोड़ा बहुत सबको आता है। फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, आप समझते हैं रिलीजन के बारे में, टीवी पे डिबेट देखा होगा। फार्मर्स की प्रॉब्लम आपको थोड़ा थोड़ा पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है, कास्ट आपको पता है, सबने देखा होगा मोस्ट ऑफ मैरिजेज कास्ट में होते हैं, तो कास्ट की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है ना आपको, फैमिली का बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो कोई भी आप में से सोशियोलॉजिकली ब्लैंक नहीं हो सकता है, हिस्टोरिकली ब्लैंक हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको नहीं आती है, आपको नहीं पता रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, लेकिन बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी सबको थोड़ा थोड़ा आता है। अब आते हैं 5वें पॉइंट पे, जो कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का हार्ट है, या किसी भी सब्जेक्ट का ये हार्ट है, दैट इज थिंकर्स। लाइक इन JRF 26 थिंकर है, हालांकि ज़्यादा है, बट नाम 26 के, हर थिंकर का नाम दिया हुआ नहीं है, बट रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो थिंकर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। कई बार थिंकर्स डेफिनेशंस को देते हैं, आपको वो डेफिनेशंस को थिंकर्स के साथ याद करना होगा। जैसे कि एक सोशियोलॉजिस्ट हैं एंथनी गिडेंस, उन्होंने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दी है और उन टर्मिनोलॉजी को हमें समझना होगा। जैसे कि एंथनी गिडेंस ने बात किया है स्ट्रक्चरेशन का, ठीक है। इसके अलावा एंथनी गिडेंस ने बात किया है डबल हार्मेन्यूटिक्स का। तो जैसे ही एंथनी गिडेंस की बात आई, ये चीजें आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। इसके अलावा एंथनी गिडेंस ने डेफिनेशन दिया है मॉडर्निटी का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन पे इनका काम है, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन दिया है, जिसमें ये बोलते हैं कि इंसिडेंट टेकिंग प्लेस डिस्टेंटली अफेक्ट लोकल्स एंड वाइस वर्सा। तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज, बिकॉज दे विल गिव द डेफिनेशन एंड आस्क व्हिच थ्योरिस्ट हैव गिवन दिस डेफिनेशन, तो आपको ऐसे करना होगा। इसके अलावा बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने खूब सारे कॉन्सेप्ट्स को दिया है। जैसे C.W. मिल्स की बात करते हैं, तो C.W. मिल्स इज फेमस फॉर 3 कॉन्सेप्ट्स। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक है। इसके अलावा C. राइट मिल्स ने दिया है पावर इलीट का, ठीक है। इसके अलावा C. राइट मिल्स ने दिया है कॉन्सेप्ट, गेस करो किस चीज का, पावर एलिट के अलावा सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, पावर एलिट, अनदर थिंग, टेल मी व्हाइट कॉलर वर्कर्स, हिज फेमस वर्क, राइट। अब जैसे ही आप सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन को पढ़ते हो तो आप इसके कंटेंट क्या क्या हैं, जैसे हिस्ट्री, बायोग्राफी, ये सब आना चाहिए। पावर एलिट आपने पढ़ा, तो पावर एलिट में क्या है, मिलिट्री, बिग कॉरपोरेशन, अपर पॉलिटिकल पोजीशंस, ये समझने चाहिए। आपको ये भी समझना होगा
कि पावर 8 इज नॉट अ यूनिक थ्योरी, इट इज रिलेटेड टू इनेट थ्योरी दैट वाज स्टार्टेड बाय परेटो एंड मॉस्का। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। फर्दर इनके कंट्रीब्यूशन ने 1960 में फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव चल रहा था, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो कि अगस्त कॉम्टे ने शुरू किया था। उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर, फिर एमाइल दुर्खेम, इसके बाद फर्दर लॉट्स ऑफ वर्क वाज डन, ग्रांड थ्योरी बाय टेलकट पार्सन, एंड फर्दर फंक्शनलिज्म वाज रिफाइंड बाय नन अदर देन रॉबर्ट किंग मार्टन। ये सारे नाम क्विक सक्सेशन में आए, बहुत सारे लोग ने आपने सुना नहीं होगा, बट डोंट वरी, वॉच माई वीडियो, यू विल गेट एवरीथिंग। ये बहुत ईजी है, ये इट्स एन ईजियर सेलेक्ट ABCD, बहुत ईजी है, टिप ऑफ टंग पे होगा सारा कुछ। डोंट गेट पैनिक कि अरे इतने सारे नाम, 26 थिंकर कुछ नहीं है। 26 थिंकर नहीं, आपको 26 + 20 थिंकर्स एक साथ आपके टिप ऑफ टंग पे आ जाएंगे। जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग माई लेक्चर्स। तो ये हो गया आपका थिंकर्स का। अब आपको थिंकर्स के साथ पर्सपेक्टिव भी करना होगा। पर्सपेक्टिव वैसे वेरियस स्कूल्स, सोचने का जरिया कि मैं आपको कैसे सोचता हूँ। मान लीजिए कहीं पे शादी हो रही है, तो जो फंक्शनलिस्ट होगा वो ये कहेगा कि देखो शादी हो रही है, अब शादी के बाद बच्चे होंगे, उससे सोसाइटी आगे बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट होगा, वो कहेगा अरे देखो वुमेन ने डॉरी दिया, तो मैरिज इज रिलेशनशिप बिटवीन अनइक्वल्स। तो इसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। पर्सपेक्टिव बहुत सारे हैं सोशियोलॉजी में, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिज्म से बेवेरियन, इसके अलावा सबाल्टर्न है, ठीक है, और भी पर्सपेक्टिव, फेमिनिज्म है, LGBTQ है, इथनो मेथोडोलॉजी है, राइट। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, ओके। इसके अलावा जब आप पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उनके इंडियन काउंटर पार्ट की भी बात होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फंक्शनलिस्ट में मैंने बहुत सारे थिंकर्स बताए, अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, उसके अलावा एमाइल दुर्खेम, टेलकट पार्सन, रॉबर्ट किंग मार्टन। तो इंडिया में भी सोशियोलॉजी प्रोग्रेस हुआ है, तो वो है MN श्रीनिवास, SC दुबे, हिज वाइफ लीला दुबे। इंडियन काउंटर पार्ट को भी बहुत अच्छे से समझना है। और कुछ थ्योरी यूनिक हो जाती है इंडिया के लिए, पर्सपेक्टिव्स, थ्योरीज, लाइक से दैट तुम्हारा इंडोलॉजी, बुक व्यू, किताबों से पढ़ करके इंडियन हिस्ट्री को समझना। ये किताबें आपकी रिलीजियस भी हो सकती है, सेक्युलर भी हो सकती है। जैसे अकबरनामा से अकबर के पीरियड की हिस्ट्री मिलती है, हमारे वेदाज हैं उससे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, राइट। तो पर्सपेक्टिव के साथ साथ इंडियन काउंटर पार्ट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद मेथडोलॉजी, सोशल साइंसेस, मेथडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप मेथडोलॉजी के थ्रू रिसर्च करते हैं। आपके लेवल पे यानी एंट्रेंस के लेवल पे ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 4-5 या 5-7 क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो बड़े सिंपल होते हैं। थोड़ा सा आप मेथडोलॉजी पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कई बार मैंने देखा है दोस्तों कि मेथडोलॉजी उन स्टूडेंट्स को भी नहीं आती है जिनका BA सोशियोलॉजी है, बिकॉज कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता अच्छे से, या फिर ध्यान से पढ़ा नहीं, बिकॉज 3 ईयर सोशियोलॉजी करनी है, थोड़े से लैक्स हो गए। लेकिन मेथडोलॉजी को कर लो, क्योंकि यू विल गेट 5 to 7 क्वेश्चंस। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हर सोशल साइंस में लोग रेफर करते हैं, अच्छा तो तुमने इस बुक को नहीं पढ़ा, अच्छा तो आई एम कोटिंग फ्रॉम दिस बुक। तो एंट्रेंस में क्या पूछते हैं वो कि विच बुक इज रिटन बाय विच ऑथर। 4 बुक का नाम दे देंगे और उसके राइट साइड में 4 ऑथर, और आपको मैच करना होगा ऑप्शन वाइज, या एक बुक का नाम दे दिया एंड देन डाउन दे विल आस्क द ऑथर्स, राइट। या एक ऑथर का नाम दे दिया और द बुक। शुरू में तो बड़ा इजी लगता है कि चलो अरे इमाम दुर्खेम की बुक क्या क्या है, तो पहला बुक है उनका DOL, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। दूसरा बुक क्या है ROSM, दैट इज रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। तीसरा बुक क्या है सुसाइड। चौथा बुक क्या है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये तो ईजी है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब बहुत सारे बुक्स आ जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली कई बुक्स के नाम भी बड़े सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ऑलवेज गिव नेम ऑफ इंडियन विलेज। Indian Village is written by functionalist SC दुबे। बट एक सिमिलर बुक है, वो है विलेज इंडिया, राइट, दैट इज रिटन बाय मैकिम
मैरियट। तो अगर आप सिर्फ इंडियन विलेज है और ये विलेज इंडिया को नहीं पता तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। थोड़ा और कंफ्यूजन ऐड कर दो, एम.एन. श्रीनिवास की एक बुक है इंडियाज विलेज। अब देखो, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया, इंडियाज विलेज, हो गया ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो बुक को आपको याद करना होगा एंड आई विल टेल यू द ट्रिक टू रिमेंबर द बुक्स, ओके, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इसके अलावा वेरियस लॉज, इसके अलावा 9th पॉइंट है वेरियस लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट शेप्ड आवर सोसाइटी। फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो they will write protection of women against domestic violence act and they will ask year। तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। they will give 2005, 2006, 7, 8। अब कैसे याद रखें? तो ये आया था 2005 में, तो इसको बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ वेमेन, वेमेन में कितने अल्फाबेट हैं? WOMEN 5। तो 2005। वैसे ही बहुत सारे लॉज हैं लाइक डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो सब याद रखना पड़ेगा आपको, हो जाता है, नॉट डिफिकल्ट। नाउ केम टू द 10th पॉइंट दैट इज सोशल इश्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे सोशल इश्यू पे डिबेट होता रहता है। रिसेंट फॉर्म एजिटेशन, CAA, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो आपको कर लेने चाहिए। और उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेवेंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, CAA में रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में बात हो रहा था, तो रिलीजियस माइनॉरिटी को किन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ने प्रोटेक्ट कराया? दैट इज आर्टिकल 29, 30। ओके, ये सारे रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यू शुड नो बिकॉज दैट यू कैन सी इन द क्वेश्चंस। इसके अलावा जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं कि नोट्स फॉर स्टडी एंड रिवीजन। याद रखो कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आप रिपीटेड रिवीजन कर पाओगे। रिपीटेड रिवीजन की वजह से चीजें आपके टंग पे आ जाएगा। और जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं उसके तुलना में जो लोग नोट्स बनाते हैं उनकी सिलेक्शन एटलीस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है। तो अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हो तो प्रिसाइज नोट्स बना लो। नोट्स कैसे बनाते हैं वो मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगा। नोट्स बना लिया तो रिवीजन बहुत जरूरी है। देखो, शुरू में आप पढ़ोगे ज़्यादा, राइट। मान लो ये पढ़ाई का ग्राफ है, तो शुरुआत में ये कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे कम पढ़ोगे। रिवीजन शुरू में पहले दिन पे तो कुछ नहीं करोगे, बट आने वाले टाइम पे रिवीजन ज़्यादा होगा। एक टाइम आ जाएगा रिवीजन से 5-10 दिन पहले कि नई चीज़ें ऑलमोस्ट आप 0 पढ़ोगे और रिवीजन करोगे, राइट। तो ऐसे होता है, शुरू में पढ़ाई होगी फिर रिवीजन होगा, राइट। इसके अलावा 13 पॉइंट है वो गुड टीचर की बात होती है। सी, गुड टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। दे नॉट ओनली टीच यू बट दे ऑल्सो एक्ट एज मेंटर, एज ए गाइड, एज ए लीडर, एज ए फ्रेंड, एज ए फिलोसोफर। ओके, सो गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले तो गुड टीचर वो है जो अवेलेबल होना चाहिए। आप टीचर से बात कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। दूसरा, वो टीचर को गहरी नॉलेज हो। अगर वो नेट JRF के लिए पढ़ा रहा है तो खुद उसने नेट JRF पढ़ाई किया होगा, ये नहीं कि बस खुद तो कर नहीं पा रहे, दूसरे को पढ़ा रहे हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं आपको CUET से JNU में एडमिशन दिला सकता हूँ, तो क्या वो वाकई में इतने नॉलेजेबल हैं कि CUET PG के सारे क्वेश्चंस वो आपको अच्छे से करा पाएँ, इतना पढ़ाएं जिससे वहाँ से ही क्वेश्चन आए, राइट। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना। चूज योर टीचर वाइजली। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे चूज करो, आप उसी टीचर को चूज करो जो गुड टीचर की कैरेक्टरिस्टिक को मैच करते हैं, जो आपके मेंटल लेवल को मैच करते हैं। मेंटल लेवल इन द सेंस जिनकी पढ़ाई को आप जेलअप कर पाते हो अच्छे से। कई टीचर ऐसे होते हैं वो कुछ लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते। आप वहाँ मत जाओ, आप वहाँ जाओ जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जो अच्छा पढ़ाते हैं। याद रखना, आजकल टीचर के रूप में बहुत सारे कंटेंट डेवलपर हैं। वो आ जाएंगे, कंटेंट बना लिया, डिक्टेट करा दिया। अरे नहीं, टीचर वो है जो एक
प्लेन ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा सकता है, ना कि कंप्यूटर पे। ओके, कंप्यूटर पे तो कोई भी पढ़ा देगा, डिक्टेट कर देगा। ऑलराइट, सो choose your teacher wisely. It's very important guys. A good teacher can make your life. अब आते हैं मोटिवेशन, डिसिप्लिन एंड फोकस। सो आप हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रहते हो। आप कभी हाई मोटिवेशन पे हो, कभी लो हो जाता है, डिप्रेशन में हो तो वो तो नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। गॉड फॉरबिड आपको डिप्रेशन ना हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ ऐसे होता है, राइट? तो मोटिवेशन इज नॉट ए कॉन्स्टेंट थिंग। अभी मोटिवेटेड हो, कल नहीं होगे, लेकिन आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हो ना, कि डेली 4 घंटा पढ़ना है, डेली 2 घंटा रिवाइज करना है, then it become very easy for you to clear these entrance examination, because motivation is transient, discipline is long. Make disciplined habit, फोकस रहो। अच्छा, इसमें टीचर का भी नाम आ जाता है, गुड टीचर का। टीचर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आया पढ़ाया चले गए, नहीं। 1-2 महीने एग्जाम में है तो टीचर एक्सेसिबल होने चाहिए। You can communicate to them on daily basis and they must reply all your queries and problems, right? कई बार टीचर तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। रात इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, किसी का कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो चूज योर टीचर वाइजली गाइज, स्टे मोटिवेटेड, मेंटेन डिसिप्लिन, मेंटेन फोकस। इसके बाद जो 15 पॉइंट है वो है एप्टीट्यूड टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये आप डेवलप करोगे बाय प्रैक्टिसिंग PYQ और ऑब्जेक्टिव्स। धीरे धीरे आप समझोगे कि बिना नॉलेज के और थोड़ी नॉलेज के होने पर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए मेथड इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। मैं आपको एक बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि दिल्ली और लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है। पहला ऑप्शन 5 किलोमीटर, दूसरा 20 किलोमीटर, तीसरा 500 किलोमीटर, चौथा 5000 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन फिर भी आप इसको सही कर सकते हैं। अरे दिल्ली लखनऊ के बीच में 5 किलोमीटर क्यों होगा, 20 किलोमीटर क्यों होगा, 5000 किलोमीटर क्यों होगा? अर्थ का रेडियस है क्या? अर्थ का रेडियस तो 64 ही होता है ना। 5000 किलोमीटर में तो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, यूरोप पहुंच जाओगे। तो न 5 किलोमीटर होगा, ना 20 होगा, ना 5000 होगा, कितना होगा? 500। क्यों? क्योंकि आपने एलिमिनेट किया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एलिमिनेशन मेथड। कई लोग इसको चीट कोड भी कहते हैं, हालांकि चीट कोड में और भी चीजें आ जाता है। तो आई विल मेक यू प्रैक्टिस इन सच ए वे दैट आपका एप्टीट्यूड टू सोल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्ट्रांग हो जाए और आप सिली मिस्टेक को अवॉइड करो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, जहां पहले पॉइंट पे, जो कि सिलेबस है, राइट? सिलेबस मैंने आपको बोला था कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, जिसको मैंने क्या बोला था? खरगोश, टोपी से निकला खरगोश, रैबिट आउट ऑफ हैट। तो उस रैबिट आउट ऑफ हैट को आप एलिमिनेशन मेथड से टैकल कर सकते हो। आप देखो कि सारे ऑप्शंस क्या है। अगर आपने 1-2 एलिमिनेट भी कर दिया तो 50-50 हो गया, 3 कर दिया तो 100%। CUET PG में नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, है ना? तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अभी आपका एग्जाम अभी मेन तो वही है, नेट JRF तो आने वाले टाइम पे आएगा, थोड़े टाइम पे आएगा। तो रिस्क लो, राइट? आपको रिस्क लेना पड़ेगा, नहीं जानते हो फिर भी, राइट? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इफ देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो गाइस, मुझे लग रहा है कि मैंने अपना 15 पॉइंट स्कीमा, जो कि आपको हेल्प करेगा, चाहे वो CUET हो या JRF हो, क्लियर करने में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे लिखे नंबर पे आप व्हाट्सएप करें, आई विल रिप्लाई यू। आई टोल्ड यू ना, गुड टीचर इज वन हु ऑलवेज रिप्लाई। ओके, आई रिप्लाई यू, आई अश्योर यू गाइज। तो सारे 15 पॉइंट को एक बार देख लो, राइट? सिलेबस, PYQ, बेसिक कॉन्सेप्ट, NCERT, राइट? थिंकर्स, पर्सपेक्टिव, जिसमें इंडियन काउंटर पार्ट्स भी होंगे, मेथडोलॉजी, बुक्स एंड ऑथर, वेरियस लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट शेप्ड आवर सोसाइटी, social issue based on current affair, notes for study and revision and right? इसके बाद good teacher, उनके characteristic, motivation, discipline, focus, and 15 is aptitude to solve objective question. By doing this, I'm very much sure that आप CUET PG को crack कर लेंगे।
एंड JNU आ जाएंगे। JNU में 3 बड़े बड़े गेट्स हैं। JNU इज़ वेलकमिंग यू फॉर योर एंट्री। आई अश्योर यू गाइज यू विल बी सेलेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टडी वेल।